हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के डिफरेंशियल मटीरिया मेडिका का 5वां वीडियो है। इस वीडियो का रूब्रिक सैडनेस ड्यूरिंग इरप्शंस विथ सप्रेस्ड इच डॉक्टर नर की रेपर्टरी से लिया गया है। ओरिजिनल रूब्रिक है मेलंकली फॉलोइंग सप्रेशंस इरप्शंस इच। इस रूब्रिक में सिर्फ 2 मेडिसिन हैं, सल्फर और सोराइनम। तो इन दोनों को पहले उनकी सिमिलैरिटीज और फिर उनके डिफरेंसेस के बेसिस पर समझते हैं। सैडनेस इस शब्द का मतलब है दुखी या उदास हो जाना। इरप्शन इस शब्द के 2 मीनिंग्स हैं। पहला, स्किन पर नजर आने वाला सिम्टोमैटिक या एसिम्टोमैटिक लीजन, और दूसरा, एक सडन वायलेंट और स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट जिसमें इंसान एंगर या कोई और अनडिजायरेबल इमोशन को एक्सप्रेस करता है। इच या इचिंग ये एक अनप्लेजेंट और इरिटेटिंग सेंसेशन होती है जिसके कारण पेशेंट खुजाने पर मजबूर हो जाता है। जब तक पेशेंट इस खुजली को शांत नहीं करता तब तक ये इचिंग उसे परेशान करती रहती है। इसे मेटाफोरिकली समझें तो ऐसी स्ट्रॉन्ग डिजायर जो इंसान को एक्शन लेने पर मजबूर कर देती है। सप्रेस्ड इच इस टर्म के 2 मीनिंग्स हैं। पहला, स्किन पर हो रही खुजली को किसी लोकल एप्लीकेशन जैसे क्रीम या ऑइंटमेंट से कम कर देना और उसे एक्सप्रेस न होने देना। ये इचिंग बिना किसी स्किन इरप्शन के भी हो सकती है। दूसरा, जब कोई फोर्स या अथॉरिटी पेशेंट के इमोशंस को कंट्रोल करता है और इसी कारण पेशेंट को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने नहीं देता है, तब इस एक्ट को भी सप्रेशन कहा जाता है। ऐसी सिचुएशन में पेशेंट अपने ट्रू इमोशंस को अपने अंदर ही रखने के लिए मजबूर हो जाता है क्योंकि वो फोर्स पेशेंट से ज्यादा स्ट्रांग है। तो इस रूब्रिक का मेटाफोरिकल मीनिंग ये है कि जब सल्फर या सोराइनम पेशेंट को कोई प्रॉब्लम इरिटेट करती है तब इन दोनों पेशेंट्स के मन में उस तकलीफ को दूर करने की स्ट्रांग इच्छा महसूस होती है। लेकिन जब पेशेंट्स को ये इच्छा किसी एक्सटर्नल या इंटरनल अथॉरिटी द्वारा एक्सप्रेस करने से रोक दिया जाता है तब इस बात से पेशेंट दुखी हो जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं अपने बेटे की फिजूल खर्ची से तंग आ गया हूं। उसकी हरकतें मुझे इतना परेशान करती हैं कि फाइनली मुझे उसे टोकना ही पड़ता है। जब तक मैं उसे ना बोलूं तब तक उसकी हरकतें मुझे इरिटेट करती रहती हैं। 3-4 बार तो मैंने गुस्से में भी मेरे बेटे को बहुत बुरी तरह से डांटा। ये सब देखकर मेरे डैड मुझे ऐसा करने से रोकने लगे और कहने लगे कि मेरे चिल्लाने से मेरा बेटा और जिद्दी हो जाएगा। अब मेरे लिए अपने बेटे की गलत आदतों पर बोलना ज़रूरी है, लेकिन मेरे डैड मुझे बोलने ही नहीं देते हैं और मुझे डांट कर चुप करा देते हैं। इसलिए मेरा बेटा अपनी गलत हरकतें करता जा रहा है और उससे इरिटेट होने के बावजूद भी मैं कुछ बोल नहीं सकता। इनफैक्ट उसकी हरकतों को देखकर मुझे खुद को रिएक्ट करने से रोकना पड़ रहा है। इस बात से मैं बहुत दुखी हो गया हूं। यहां बेटे की बैड हैबिट्स के कारण पेशेंट में उसे रोकने और टोकने की स्ट्रॉन्ग अर्ज यानी इच या खुजली महसूस होती है, जो बोलने पर मतलब अपनी इरिटेशन को वर्बली एक्सप्रेस करने पर यानी स्क्रैच करने पर ही शांत होती है। इसलिए यह मेटाफोरिकली इच स्क्रैच फिनोमिनन की तरह है। लेकिन पेशेंट के डैड उसे इस अर्ज को एक्सप्रेस करने नहीं देते हैं। मतलब डैड के द्वारा रोके जाने के कारण पेशेंट अपनी इस इच को सप्रेस करने पर मजबूर हो जाता है और इसलिए सैड हो जाता है। सल्फर और सोराइनम ये दोनों एंटीसोरिक मेडिसिन इन रूब्रिक्स में कॉमन हैं। अल्कोहलिज्म, डिप्सोमेनिया, हेरिडिटरी। इन दोनों पेशेंट्स में शराब पीने की फैमिलियल यानी खानदानी टेंडेंसी होती है। मतलब मरीज के अलावा उसके पेरेंट्स, अन्य फैमिली मेंबर्स और ग्रैंड पेरेंट्स भी अल्कोहलिक्स हो सकते हैं। बेदिंग, वॉशिंग, डिजायर फॉर, मेनिया फॉर क्लेanliness। इन दोनों पेशेंट्स को साफ सफाई रखने का ऑब्सेशन होता है
और इसलिए बीमारी हो या ना हो ये खुद को और अपने आसपास की चीजों को साफ करते रहते हैं। एक्सपांसिव। इस रूब्रिक को मैंने अपने क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 6 में एक्सप्लेन किया है और इसे लोक्वेशियस एवं कम्युनिकेटिव से डिफरेंशिएट कैसे करें यह भी बताया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। लेकिन यहां शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो ये दोनों पेशेंट्स इंफॉर्मेशन को क्लियरली कन्वे करना चाहते हैं, लेकिन वो कम शब्दों की जगह बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सुनने वाले को यह लगता है कि पेशेंट बात को रबर बैंड की तरह खींच रहा है। इंसोलेंस। इस शब्द का मतलब है अपने से उम्र, पोजीशन या डेजिग्नेशन में सीनियर व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करना और जो रिस्पेक्ट उन्हें देना चाहिए वो न देना। एग्जाम्पल, पेशेंट के पेरेंट्स ने कहा, डॉक्टर हमारा बेटा कॉलेज की टीचर्स को मैडम बोलने की बजाय सीधा उन्हें उनके नाम से बुलाता था। लेट आने पर भी वो टीचर से परमिशन लिए बिना ही क्लास के अंदर चला आता था। जब टीचर्स ने इन दोनों हरकतों के बारे में शिकायत की तब वो प्रिंसिपल को भी आप की जगह तू कहकर बात कर रहा था। उसके इसी बिहेवियर से गुस्सा होकर प्रिंसिपल ने उसे कॉलेज से निकाल दिया। अब उसका जॉब लगा है, लेकिन वो वहां भी बॉस के साथ ऐसे ही बिहेव कर रहा है। एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटेड लव एंड सेक्सुअल एक्सेसेस। प्यार में दिल टूटने पर और सेक्सुअल एक्टिविटी में ओवर इंडल्जेंट रहने या फिर अपने मनपसंद काम को बहुत ज्यादा समय तक करते रहने के कारण ये दोनों पेशेंट्स बीमार हो जाते हैं। केयर्स वरीज फुल ऑफ एंड एंजाइटी अबाउट बिजनेस, फ्यूचर एंड हेल्थ। ये दोनों पेशेंट्स बहुत सारी बातों को लेकर कंसर्न्ड रहते हैं। इनमें उनका कारोबार, भविष्य और सेहत शामिल हैं। फियर ऑफ बिजनेस फेलियर, पॉवर्टी, कैंसर एंड कंटेजियन। इन दोनों पेशेंट्स को व्यापार ठप होने से गरीब या कंगाल हो जाने का, कैंसर का और इन्फेक्शियस डिजीजेस का डर लगा रहता है। ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसअग्रीएबल अकरेंसेस। ये दोनों पेशेंट्स अपने साथ हुए बुरे इवेंट्स को याद करते रहते हैं। फॉरगेटफुल ऑफ नेम्स, पर्सन्स एंड फॉरगेटफुल ऑफ प्लेसेस, लोकेलिटीज। ये दोनों पेशेंट्स लोगों के नाम और जगहों को अक्सर भूल जाते हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे लोगों के नाम याद ही नहीं रहते हैं। अब कल मुझे मिस्टर वर्मा से ऑफिस में मिलना था, लेकिन उनसे मुलाकात करने पर मुझे उनका नाम ही याद नहीं आ रहा था। इसी तरह मुझे आपके पास आने के लिए दादर रेलवे स्टेशन पर उतरना था, लेकिन मैं दूसरों को बता ही नहीं पा रहा था कि मुझे कहां जाना है। इरिटेबिलिटी विथ डिस्करेजमेंट। नाकाम होने पर ये दोनों पेशेंट्स चिड़चिड़े हो जाते हैं और दोबारा कोशिश करना बंद कर देते हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैंने एग्जाम्स के लिए इतनी पढ़ाई किया था, लेकिन इसके बावजूद फेल होने पर मुझे लगा कि ये क्या बात हुई। इसलिए फिर मैंने मेरे पेरेंट्स को कह दिया कि अब मैं दोबारा एग्जाम्स नहीं दूंगा। इंडिफरेंस टू हिज पर्सनल अपीयरेंस, dirty with dirty skin, untidy and disgust odor of his own body। ये दोनों पेशेंट्स जो कभी क्लेanलीनेस और वॉशिंग को लेकर ऑब्सेस्ड थे, अब बीमारी के बाद खुद का ख्याल रखना छोड़ देते हैं। अब वो साफ सुथरे नजर आए या गंदे, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर्सनल केयर के प्रति लापरवाह होने से इन्हें स्किन डिजीजेस भी हो जाती है, लेकिन वो अपनी गंदी हरकतें करते रहते हैं। नतीजा, इन दोनों पेशेंट्स को अपने तन की दुर्गंध यानी बदबू से घिन आने लगती है। एग्जाम्पल,
पेशेंट की वाइफ बोली, डॉक्टर इनको खुद की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। देखिए ना, आपके पास भी बिना दाढ़ी बनाए, बिना नहाए और 1 महीने से बिना धोया हुआ वही कुर्ता पैजामा पहनकर आ गए हैं। खुद कहते हैं कि उन्हें अपने बदन से बास आ रही है, लेकिन फिर भी उसी गंदी हालत में रहते हैं। स्नान करने को बोलो तो कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, जब मूड होगा तब नहाऊंगा। सैडनेस एंड वीपिंग कॉजलेस। ये दोनों पेशेंट्स बिना वजह दुखी होकर रोने लगते हैं। डिल्यूजन्स हैज सिंड अवे हिज डे ऑफ ग्रेस। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं अपने धर्म का पालन करते हुए प्योर वेजिटेरियन हूं और नॉन वेज फूड को हाथ तक नहीं लगाता, लेकिन कभी कभी मेरे मन में शराब, कबाब और बाजारू औरतों के साथ अवैध संबंध बनाने के विचार आने लगते हैं। हालांकि मैंने इन चीज़ों को हमेशा खुद से दूर रखा है, लेकिन लगता है कि इस गलत सोच के लिए भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए अब मैंने कुछ पैसे मंदिर में डोनेट किए हैं। यहां पेशेंट को लगता है कि उसके माइंड में आने वाले इमोरल थॉट्स के कारण रब उसे कभी क्षमा नहीं करेगा। इसलिए पेशेंट मंदिर में पैसे दान कर रहा है। पेशेंट सजा की नहीं बल्कि माफी न मिलने की बात कर रहा है। मतलब ये क्राइम नहीं बल्कि सिन है। इसलिए सही रूब्रिक है डिल्यूजन्स सिंड अवे हिज डे ऑफ ग्रेस। रॉन्ग वर्सेस क्राइम वर्सेस सिन के डिफरेंसेस को समझने के लिए आप मेरे क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 6 को रेफर कर सकते हैं। डाउटफुल ऑफ रिकवरी एंड डिस्पेयर ऑफ रिकवरी एंड डेथ डिजायर्स। इन दोनों पेशेंट्स के मन में पहले तो अपनी बीमारी के ठीक न होने के लिए सिर्फ शंका होती है, लेकिन समय बीतने पर वो पूरी तरह से हताश और निराश हो जाते हैं। फाइनली वो चाहते हैं कि उनकी मौत हो जाए। अब पहली दवाई यानी सल्फर को उसके यूनिक और पीक्यूआरएस माइंड रूब्रिक्स के जरिए समझते हैं। डिल्यूजन्स, शी हैज एन अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग। Delusions, imaginations of wealth, and delusions is great person. इन delusions के कारण सल्फर पेशेंट में ईगो यानी घमंड आने लगता है। वेल्थ मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि कोई भी चीज जो पेशेंट के अनुसार कीमती या मौल्यवान है, जबकि अबंडेंस का मतलब है किसी चीज का जरूरत से ज्यादा अमाउंट या क्वांटिटी में होना। इसलिए ऐसी चीज भरपूर मात्रा में होने के कारण आसानी से खत्म नहीं होती है। एग्जाम्पल 1, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैंने इतना पैसा कमाया है कि अगर मेरे बच्चे काम न भी करें तो भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो मेरी दौलत से जिंदगी भर ऐशो आराम से जी सकते हैं। इसलिए मैंने उन्हें अनलिमिटेड वाला क्रेडिट कार्ड भी दे रखा है। यहां पेशेंट के अनुसार उसके द्वारा कमाई हुई दौलत इतनी ज्यादा है कि उसके बच्चे बिना काम किए भी सारी उम्र सुख से बिता सकते हैं। इसलिए यह रूब्रिक है डिल्यूजन्स, शी हैज एन अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग। एग्जाम्पल 2, पेशेंट बोला, डॉक्टर जब तक मेरा बेटा जिंदा है तब तक मुझे अपनी बीमारी और बिजनेस दोनों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पेशेंट के लिए उसका बेटा एक एसेट है जिसके जरिए पेशेंट अपनी लाइफ बिना प्रॉब्लम्स के मैनेज कर सकता है। इसलिए सही रूब्रिक है डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस ऑफ वेल्थ। नाइव बट वेरी इंटेलिजेंट एंड लाफिंग ओवर सीरियस मैटर्स। नाइव मतलब भोला भाला, जो दुनिया के तौर तरीकों से बिल्कुल अनजान है और इसलिए लोगों की बातों या हरकतों के पीछे छुपी हुई चालाकी, मक्कारी या असली मकसद को बिल्कुल भी समझ नहीं पाता है। तो इन दोनों रूब्रिक्स के मुताबिक सल्फर पेशेंट समझदार होने के बावजूद भोला होता है। इसलिए जिन मुद्दों पर पेशेंट को संजीदा होना चाहिए उन पर वो हंसता रहता है। नाइव ऑल्दो वेरी इंटेलिजेंट, इस रूब्रिक को मैंने अपने चाइना ऑफिस एनालिस माइंड रूब्रिक्स के पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है।
उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। एम्बिशन, एम्बिशियस फॉर मनी, गैम्बलिंग, पैशन फॉर मेकिंग मनी फॉर बिजनेस, एंड यूजुरर। यूजुरर मतलब सूदखोर, यानी वो व्यक्ति जो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसे उधार देता है। तो पैसे कमाने के मकसद से सल्फर पेशेंट जुआ खेलता है और किसी भी वैल्यूएबल चीज को दांव पर लगा देता है। उसके लिए जुए से पैसे कमाना रोज का काम यानी बिजनेस बन जाता है, और इसी कमजोरी के कारण वो जुए में अक्सर बहुत कुछ हार भी जाता है। इसके अलावा पेशेंट दूसरों को बहुत ज्यादा ब्याज पर पैसा देकर अपनी तिजोरी भरने में लगा रहता है। कलेक्ट्स मेनी थिंग्स, delusions, old rags are as fine as silk. Flattered desire to be, gives everything when flattered, and generous too. Example, पेशेंट की मम्मी बोली, डॉक्टर मेरी 25 साल की बेटी को सब चीज़ें खरीद कर इकट्ठा करने की आदत है। बिना ज़रूरत के भी वो बर्तन, कपड़े और सब्जियां घर लाकर रखती है। उसने न जाने कितने साल पुरानी चीज़ें भी संभाल कर अपने पास रखी है और पूछने पर बोलती है कि ये सब फ्यूचर में काम आएगी, जबकि वो सारी चीज़ें अब ख़राब या बेकार हो चुकी हैं। अगर उससे कोई चीज़ चाहिए या फिर कोई काम करवाना हो तो बस हम उसे इतना बोलते हैं कि उससे ज़्यादा सुंदर, अच्छी और संस्कारी लड़की तो इस दुनिया में कहीं नहीं है। बस फिर क्या, जो मांगो वो दे देती है। इसकी एक प्रॉब्लम यह भी है कि अक्सर डोनेशन मांगने वालों को यह ज़रूरत से ज़्यादा पैसे दे देती है। Frivolous and dullness understands questions only after repetition. सल्फर पेशेंट अपनी बीमारी को गंभीरता से नहीं लेता है और इसलिए किसी इवेंट के बार बार रिपीट होने पर ही उसे बात समझ आती है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरे लेफ्ट घुटने में दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा ठीक हो जाएगा और इसलिए इलाज नहीं करवाया। लेकिन जब दर्द बार बार होने लगा तब मुझे समझ आया कि इस प्रॉब्लम के लिए दवा लेना चाहिए। रीडिंग डिजायर्स टू रीड मेडिकल बुक्स, charlatan, aversion to education, and aversion to literary persons. इंटरनेट, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में हेल्थ और डिजीज से जुड़े आर्टिकल्स पढ़ने के कारण सल्फर पेशेंट खुद को बीमारियों का एक्सपर्ट समझने लगता है। ये क्वैक अब लोगों को हेल्थ और डिजीज पर लेक्चर देकर उन्हें अपनी गूगल बेस्ड नॉलेज से इंप्रेस करने की कोशिश करता है। पेशेंट को यह लगता है कि जो कुछ उसने पढ़ा है उसके कारण उसके पास ज्ञान का भंडार है, यानी यहां भी पेशेंट को वेल्थ और अबंडेंस वाला डिल्यूजन महसूस होने लगता है। इसलिए अब यदि पेशेंट को कोई उसके ज्ञान के विपरीत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे तो पेशेंट को वो नॉलेज और उसे प्रोवाइड करने वाले लोग दोनों भी अच्छे नहीं लगते हैं। हाउसकीपिंग अनेबल टू विमेन, ड्यूटी नो सेंस ऑफ ड्यूटी, बिजनेस निग्लेक्ट्स हिज, बिजी फ्रूटलेसली, एंड टाइम फ्रिटर्स अवे हिज टाइम। हाउसकीपिंग का मतलब है घर या किसी सिस्टम में किए जाने वाले रूटीन टास्क्स जो इंसान हर दिन परफॉर्म करता है। अपने डिल्यूजन्स के कारण घमंडी सल्फर को यह लगता है कि घर में हर दिन किए जाने वाले मामूली काम करना उसके बस की बात नहीं है। उसमें अपना फर्ज निभाने का कोई एहसास बाकी नहीं रहता है। नतीजा, पेशेंट अपने कारोबार पर ध्यान नहीं देता है और फालतू कामों में खुद को व्यस्त रखकर अपना वक्त बर्बाद करता रहता है। एलिमेंट्स फ्रॉम ईगोटिज्म एंड business failure, ailments from discords between chief and subordinates, ailments from deceived friendship, and ailments from death of loved ones of a child.
अपने अहंकार के कारण सल्फर पेशेंट बिजनेस को ठीक से मैनेज नहीं कर पाता है। इसी तरह सल्फर एम्प्लॉय का अपने बॉस से बहस करना या दोस्त द्वारा धोखा मिलना या फिर अपने बच्चे की मौत होने पर उसे हमेशा के लिए खो देना पेशेंट को बीमार कर देता है। एलिमेंट्स फ्रॉम लॉस ऑफ रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन इस शब्द का मतलब है पिछले व्यवहार या चरित्र के आधार पर किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में लोगों की राय, जिसके अनुसार लोग उस इंसान या चीज की इज्जत या तारीफ करते हैं। अक्सर अच्छी रेप्यूटेशन कई समय की मेहनत करने के बाद ही बनती है। एग्जाम्पल, एक लॉयर बोला, डॉक्टर मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैंने आज तक कोई केस नहीं हारा हूं, लेकिन इस बार न जाने कैसे मैं अपने क्लाइंट को बेकसूर साबित नहीं कर पाया और केस हारने के कारण मेरी इज्जत खाक में मिल गई। बस तब से मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। एलिमेंट्स फ्रॉम लिटरेरी साइंटिफिक फेलियर। इस रूब्रिक को मैंने अपने क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 3 में एक्सप्लेन किया है। यहां शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर लॉजिकली सही तरीके को अपनाने के बावजूद असफलता मिलने पर सल्फर पेशेंट बीमार हो जाता है। प्लान्स, मेकिंग मेनी प्लान्स, ऑप्टिमिस्टिक एंड परसिवियरेंस। प्रॉब्लम्स फेस करने पर सल्फर पेशेंट उसे सॉल्व करने के लिए योजनाएं बनाता है। वो बुरी सिचुएशन में भी अच्छी बात ढूंढता है और आसानी से हार मानने की बजाय कामयाबी मिलने तक लगातार कोशिशें करता रहता है। मैनिपुलेटिव। एक मैनिपुलेटिव व्यक्ति अपने फायदे के लिए दूसरों के इमोशंस के साथ इस तरह से खेलता है कि लोग पेशेंट के मकसद की सच्चाई को बिना जाने ही पेशेंट की बात मान लेते हैं और जैसा पेशेंट चाहता है वैसा ही करते हैं। तो अपने यूजुअल वाले माइंडसेट के जरिए भी सल्फर पेशेंट चीजों को अपने फेवर में करने के लिए गलत तरीके अपनाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर जब मेरा पड़ोसी बीमार था तब मैंने बाकी साहूकारों को कह दिया था कि इस आदमी को उधार न दे और इस बात का ध्यान रखा था कि मेरा नाम सामने नहीं आना चाहिए। फिर मैंने उसकी बीवी को 1 लाख रुपए दिए ताकि वो अपने पति का इलाज करवा सके। जब कर्ज की रकम सूद मिलाकर 1,50,000 रुपए हो गई तब मेरे पड़ोसी को अपना मकान मेरे पास ही गिरवी रखना पड़ा, क्योंकि मेरे कहने के मुताबिक बाकी साहूकारों ने मकान भी गिरवी रखने से मना कर दिया था। मैं जानता था कि मेरा पड़ोसी कर्ज नहीं चुका पाएगा और फाइनली मैंने उसका मकान, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है, उस पर कब्जा कर लिया। सैडनेस फ्रॉम रिवर्स ऑफ फॉर्च्यून। फॉर्च्यून का मतलब है खुशकिस्मती या सौभाग्य, जो एक इनविजिबल पावर है जिसके प्रभाव से इंसान के जीवन में फायदेमंद घटनाएं होती हैं और व्यक्ति को धन या फिर कोई कीमती चीज प्राप्त होती है। इसलिए किस्मत बदलने पर यानी रिवर्स ऑफ फॉर्च्यून होने पर सल्फर पेशेंट दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी लाइफ में मौजूद वेल्थ और अबंडेंस दोनों पर बुरा असर होने वाला है। एग्जाम्पल, दुखी होकर पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरी लाइफ में सब अच्छा चल रहा था, नसीब से मुझे बहुत प्यार करने वाली पत्नी मिली थी, मेरा एक खुशहाल परिवार था जिसमें मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ जीवन एंजॉय कर रहा था, लेकिन कोविड क्या आया, सब कुछ बदल गया। मेरी बीवी की कोरोना के कारण डेथ हो गई और उसके बाद बच्चे भी अमेरिका में सेटल हो गए। अब मेरे पास जॉब है, पैसा भी है, लेकिन कोई खुशी नहीं है। लगता है पत्नी और परिवार का प्यार पाना मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं था। यहां पेशेंट के अनुसार उसे एक लविंग वाइफ सौभाग्य से प्राप्त हुई थी, लेकिन पेशेंट को लगता है कि उसका नसीब पलटने के कारण उसकी बीवी मर गई और इसलिए उसे पत्नी का प्यार न मिल सका। इसलिए सही रूब्रिक एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस नहीं, बल्कि सैडनेस फ्रॉम रिवर्स ऑफ फॉर्च्यून है। डिल्यूजन्स is getting thin and delusions of emaciation, delusions that she is disgraced.
इन रूब्रिक्स के अनुसार सल्फर पेशेंट को यह गलतफहमी हो जाती है कि उसकी हालत प्रतिदिन खराब होती जा रही है। अपनी इस हालत पर और अपने मैनिपुलेटिव बिहेवियर के कारण पेशेंट को लगता है कि दूसरों की नज़रों में उसकी इज्जत भी कम या फिर ख़त्म हो गई है। थिन और इमैसिएशन, इन दोनों से जुड़े रूब्रिक्स को मैंने अपने कार्बोवेज वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। यहाँ शॉर्ट में डिफ्रेंशिएट करूं तो थिन में पेशेंट की हालत सिर्फ पतली यानी कम होती जा रही है, लेकिन इमैसिएशन में पेशेंट की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है कि अब सर्वाइव कर पाने के लिए पेशेंट दूसरों की हेल्प लेने पर मजबूर हो गया है। याद रहे, ये दोनों रूब्रिक्स पेशेंट की प्रेजेंट कंडीशन यानी वर्तमान स्थिति को दर्शाते हैं, जिसमें पेशेंट किसी इंपॉर्टेंट बात में ग्रेजुअल और कंटिन्यूअस कमी महसूस कर रहा है। Fear of taking cold during heat and fear of the fever while chilly. इन दोनों रूब्रिक्स को मैंने अपने सल्फर वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे जरूर रेफर कीजिए। Fear to lose his lucrative job, delusions fancied that he would come to want, cautious anxiously, bargaining and ungrateful from avarice. अपने थिन और इमैसिएशन वाले डिल्यूजन्स के कारण सल्फर पेशेंट को डर लगता है कि कहीं वो अपना जॉब खो ना दे। ऐसा होने पर पेशेंट को लगता है कि वो दूसरों की मदद का मोहताज हो जाएगा। इसलिए फ्रिवुलस होने के बजाय पेशेंट जरूरत से ज्यादा सावधानी बरतना शुरू कर देता है। जो सल्फर पेशेंट कभी जेनरस और एक्स्ट्रावेगेंट होने के कारण दिल खोलकर पैसे खर्च करता था, अब भावताल करने के बाद ही चीजें खरीदता है। अपनी कंजूसी के कारण पेशेंट दूसरों का एहसान भी मानना बंद कर देता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे यही डर लग रहा है कि पाइल्स के इलाज की वजह से छुट्टियां लेने पर कहीं मेरा बॉस मुझे कामचोर समझकर जॉब से निकाल ना दे। इतनी अच्छी सैलरी वाला जॉब आसानी से नहीं मिलता है। ऐसा हुआ तो हो सकता है कि जीने के लिए दूसरों का मोहताज होना पड़े। ऊपर से अगर पाइल्स से खून ऐसे ही जाता रहा तो हो सकता है मुझे खून चढ़ाना भी पड़ जाए, जबकि डॉक्टर ने कहा है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी मैंने 3 हॉस्पिटल्स में बोल कर रखा है कि वो मेरे ग्रुप वाला ब्लड स्टोर करें। क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए। अच्छा डॉक्टर, अब आप मुझसे 500 की जगह सिर्फ 100 रुपए लीजिए। जब डॉक्टर ने कहा कि पेशेंट ने पिछली बार का पैसा नहीं दिया है, तब इस पर पेशेंट बोला, किस बात के पैसे? आपसे मेरी बात तो सिर्फ वीडियो कॉल पर हुई थी ना, मैं यहां थोड़ी आया था जो आपको पैसे दूं। Anger could tear himself to pieces. Aversion to amusement and aversion to jesting and envy at qualities of others. Example, पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे खुद की बेवकूफ़ियों और अपनी इस हालत दोनों पर इतना गुस्सा आ रहा है कि मन करता है खुद के टुकड़े टुकड़े कर दूं। दिन ब दिन अपनी हालत ख़राब और कमज़ोर हो जाने के कारण कोई भी मनोरंजन या मजाकिया बात से मेरा दिल बहलता नहीं है। दूसरों की फिजिक देखकर मन में यही इच्छा होती है कि काश मैं भी उनकी तरह जिम में उनके जितने समय तक ही एक्सरसाइज कर पाता। Delusions, body is enlarged, alternating with delusions that body is very small. And unsuccessful thinks himself. जो सल्फर पेशेंट कभी खुद को वेल्दी और ग्रेट समझता था, अब खुद को बहुत छोटा समझने लगता है। थिन और इमैसिएशन वाले डिल्यूजन्स के कारण उसे अपने बॉडी प्रपोर्शंस को लेकर गलत फहमियां होने लगती हैं। जब पेशेंट अपनी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है लेकिन उसकी इच्छ को सप्रेस किया जाता है, तब पेशेंट न सिर्फ सैड हो जाता है बल्कि वो खुद को एक नाकामयाब व्यक्ति भी समझने लगता है। अल्कोहलिज्म फ्रॉम आइडलनेस एंड अल्कोहलिज्म ड्रिंकिंग ऑन द स्लाई एंड अफेक्टेशन। बेकार बैठे रहने पर सल्फर पेशेंट शराब पीने लगता है,
लेकिन वो अपनी चालाकी और मैनिपुलेटिव भरे बर्ताव से खुद को ड्रंकर्ड जाहिर होने नहीं देता। इसी तरह गरीबी फेस करने के बावजूद पेशेंट दूसरों के सामने खुद को अमीर और ताकतवर दिखाने का ढोंग करता है। अफेक्टेशन वर्सेस हिपोक्रेसी, इन दोनों रूब्रिक्स के डिफरेंसेस को मैंने अपने सीपिया वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। डिस्पेयर ऑफ सोशल पोजीशन एंड सुसाइडल डिस्पोजिशन बट लैक्स करेज। अपनी गंदी और गलत हरकतों के कारण सल्फर पेशेंट को यह लगता है कि समाज में उसकी इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई है और अब वो कितना भी करे उसे वो रिस्पेक्ट दोबारा कभी नहीं मिल सकती। इसलिए पेशेंट आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी जान देने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाता है और इसलिए खुदकुशी करने में असफल हो जाता है। अब सोराइनम को उसके यूनिक और PQRS माइंड रूब्रिक्स के जरिए समझते हैं। वेल फील्स वेरी बिफोर बिकमिंग इल एंड प्लेफुल ऑल्टरनेटिंग विथ मेलंकॉली। बीमार होने से पहले सोराइनम पेशेंट खुद को बहुत अच्छा महसूस करता है, इसलिए वो खेलने में खुद को व्यस्त रखता है, लेकिन बीमार होने पर वो उदास और मायूस हो जाता है। एग्जाम्पल, पेरेंट्स ने कहा, डॉक्टर, बुखार से पहले हमारा 10 साल का बेटा बिल्कुल ठीक था, बल्कि वो तो हमारे साथ बर्थडे पार्टी में गया था, जहां उसने गाना गाया, डांस किया और बहुत एंजॉय किया। वहां तो उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। फिर वो घर आया और बस 1 घंटे में ही उसकी तबीयत खराब हो गई। जब उसका शरीर थोड़ा गर्म था तब भी वो खेल रहा था, लेकिन जब तापमान 100 डिग्रीज तक पहुंचा तब वो एकदम उदास और मायूस नजर आने लगा। फिर हमने उसे दवा दी तो बुखार उतर गया और वो फिर से खेलने लगा। उसके साथ बुखार के वक्त अक्सर ऐसा ही होता है। Cares worries full of about his business, although prosperous. Sadness after financial loss. Delusions, poor thinks he is. And delusions that he was going to lose his fortune. Prosperous का मतलब है सुख समृद्धि वाली फायदेमंद स्थिति। सोराइनम पेशेंट मौजूदा कंडीशन के अच्छे होने के बावजूद अपने कारोबार को लेकर हमेशा कंसर्न्ड रहता है। ऐसे में अगर उसे पैसों का नुकसान हो जाए तो पेशेंट इस बात से मायूस हो जाता है। उसे यह गलतफहमी होती है कि वो गरीब है और कुछ ही समय में वो खुशकिस्मती से प्राप्त हुई अपनी धन संपत्ति को खो देगा। एग्जाम्पल, पेशेंट का बेटा बोला, डॉक्टर, हमारी स्मार्टफोन्स की 2 दुकानें हैं और इस साल तो हमें कोविड लॉकडाउन से भी ज़्यादा फायदा हुआ है। ये बात मेरे डैड जानते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें चिंता लगी रहती है। दुकान पर जाकर सब चेक करते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि सब मोबाइल्स बराबर रखे हुए हैं ना, कहीं कोई बॉक्स डैमेज तो नहीं है ना, इस बार खर्चा कितना हुआ है और मुनाफा कितना हुआ है, जबकि उन्हें पता है कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। इस पर पेशेंट बोला, डॉक्टर, क्या करूं? एक बार हमारे घर में इनकम टैक्स की रेड हुई थी और वो लोग काफ़ी पैसा लेकर चले गए थे। उस वक्त मुझे पैसों का बहुत नुकसान हुआ था, जिसके कारण मैं 1 हफ्ते तक लो फील कर रहा था। फिर वो पैसों की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन तब से मैं खुद को गरीब महसूस करने लगा हूँ और मुझे यही लगता है कि मेरा कारोबार जो इस समय अच्छा चल रहा है उसे भी मैं एक दिन खो दूंगा, जबकि मैं जानता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। Avarice from anxiety about future, sensitive to moral impressions, and restlessness before and during storm. पुअर होने का डिल्यूजन सोराइनम पेशेंट पर इतना हावी हो जाता है कि भविष्य की चिंता में पेशेंट कंजूसी करने लगता है। पेशेंट समाज के बताए हुए राइट और रॉन्ग के फर्क को ध्यान में रखते हुए उस बेसिस पर होने वाले इवेंट्स या डिसीजंस से अफेक्ट हो जाता है। इसी तरह पेशेंट स्टॉर्म यानी किसी सडन डिस्ट्रक्टिव इवेंट के आने से पहले और उसके दौरान बेचैन रहता है। एग्जाम्पल, पेशेंट की वाइफ बोली, डॉक्टर, इन्हें कुछ समझाइए। जब देखो तब हमें पैसे खर्चने से रोकते रहते हैं।
कहते हैं आज पैसे बचाओगे तो कल ज़रूरत पड़ने पर यही पैसा काम आएगा। इस पर पेशेंट बोला, डॉक्टर आज मैं पैसे बचा रहा हूँ और जब मेरे बच्चों को इस धन की ज़रूरत पड़ेगी तब उन्हें समझ आएगा कि मैंने ये सब क्यों किया। माँ बाप द्वारा दी गई शिक्षा से ही तो बच्चे सीखते हैं ना। मैं फिजूल खर्ची करूँगा तो मेरे बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। मुझे पता है कि इस समय मेरी लाइफ में कोई मेजर संकट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बेचैन रहता हूँ और जब तक कोई आया हुआ लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट दूर नहीं हो जाता है तब तक मुझ में बेचैनी बनी रहती है। कॉन्शियस अबाउट ट्राइफल वर्सेस सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशंस, इन दोनों रूब्रिक्स के डिफरेंसेस को मैंने अपने नक्स भूमिका वाले वीडियो फियर ऑफ फॉलिंग आफ्टरनून में एक्सप्लेन किया है। उसे रेफर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। एंग्विश डे टाइम। सोराइनम पेशेंट दिन के समय भी बहुत मानसिक पीड़ा महसूस करता रहता है। डे टाइम मतलब वो समय जब पेशेंट की लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मतलब उसके अच्छे दिन चल रहे हैं, लेकिन अपने प्रॉस्परस बिजनेस को लेकर कंसर्न्ड रहने के कारण पेशेंट इस गुड टाइम को भी एंजॉय नहीं कर पाता है। एब्जॉर्ब्ड इन हॉरिबल थॉट्स एंड थॉट्स persistent of ideas which first appeared in his dreams. यदि सोराइनम पेशेंट को कोई आइडिया अपने सपने में नजर आ गया तो वो विचार उसे बार बार आते रहते हैं। इसी तरह बीमारी और बिजनेस को लेकर भी पेशेंट के मन में बहुत डरावने विचार आते हैं और वो इसी चिंता भरी सोच में डूबा रहता है। Delusions, sick imagines himself. Delusions, stitches in heart will kill him if they do not cease. And irritability from weakness. Example, पेशेंट बोला, इस सीने के दर्द की वजह से मुझे यही लगता है कि मैं कितना कमज़ोर और बीमार हो गया हूं। हालांकि डॉक्टर ने कहा है कि ईसीजी और 2D एको बिल्कुल नॉर्मल है और डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी सीने में दर्द उठने पर ऐसा लगता है कि अगर ये दर्द ऐसे ही होता रहा तो इसी के कारण मेरी मौत हो जाएगी। ऊपर से इस कमजोरी की वजह से मेरा मूड चिड़चिड़ा हो गया है। बेड डिजायर्स टू रिमेन इन बेड मॉर्निंग एंड चेयरफुल व्हेन कॉन्स्टिपेटेड। अब सोराइनम पेशेंट अपनी मौजूदा कंडीशन में ही रहना चाहता है और ये फीलिंग उसे बीमारी की शुरुआत यानी मॉर्निंग टाइम से ही महसूस होने लगती है। इसी तरह जब पेशेंट को पता चलता है कि उसकी बीमारी बहुत ही धीमी गति से प्रोग्रेस कर रही है तब इस बात से पेशेंट का चेहरा खिल उठता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरे डायबिटीज़ की शुरुआत के समय से यानी जब मेरा ब्लड शुगर पहली बार हाई डिटेक्ट हुआ था तब से मैं यही चाहता था कि मेरी बीमारी जैसी है वैसी ही रहे। दवा से फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये भी ठीक है क्योंकि अगर बीमारी कम नहीं हो रही है तो बढ़ भी नहीं रही है ना। इसलिए जितनी स्लोली मेरी बीमारी बढ़ेगी उतने समय तक मैं खुश रहूंगा। चेयरफुल व्हेन कॉन्स्टिपेटेड, इस रूब्रिक को मैंने सोराइनम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है और मेरे क्वेरी स्पेशल वीडियो में इसे कैल्केरिया कार्ब से कैसे डिफरेंशिएट करें वो भी बताया है। उन दोनों वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, तो आप उन्हें रेफर कर सकते हैं। हाइपोकॉन्ड्रियासिस विथ हेमोरेज फ्रॉम रेक्टम, टॉर्मेंटिंग अदर्स एवरीवन with his complaints, and obstinate headstrong in children, a boy with eruption annoys those about him. संडास की जगह से होने वाली ब्लीडिंग के कारण सोराइनम पेशेंट के मन में मनगढ़ंत बीमारियों के विचार आने लगते हैं। पेशेंट इन समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए लोगों को अपनी तकलीफों के बारे में बताता है, लेकिन उसकी यही बातें बार बार सुनने के कारण लोग उससे तंग आ जाते हैं। ऐसे में पेशेंट एक इमेच्योर व्यक्ति यानी बच्चे की तरह जिद्दी बन जाता है और जो भी लोग पेशेंट की कंप्लेंट्स सुनकर थक गए हैं उन्हें वो परेशान करता रहता है। डिल्यूजन्स बीइंग लाफ्ड एट एंड मॉक्ड एट। Delusions, people seem mentally and physically inferior
and company aversion to avoids the sight of people. एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर अपनी प्रॉब्लम्स की बात करते समय मुझे हमेशा लगता है कि सब लोग मुझ पर हंस रहे हैं या फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे ये लोग बहुत मामूली और लो क्लास के नज़र आते हैं क्योंकि इनमें इंटेलेक्चुअल व्यक्ति जितनी समझ नहीं है, इसलिए तो ये लोग सीरियस और फनी बातों में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। सब्जी तरकारी की जगह जंक फूड खाते हैं जिसके कारण थोड़ा दौड़ते ही थक जाते हैं। कंसल्टेंट्स या स्पेशलिस्ट के पास जाने की बजाय रास्ते पर दवा बेचने वाले क्वैक्स से इलाज करवाते हैं। इसलिए अब तो मुझे ऐसे लोग अच्छे ही नहीं लगते हैं और उन्हें देखते ही मैं अपनी नजरें दूसरी ओर फेर कर चला जाता हूं। डिल्यूजन्स, हेड सेपरेटेड फ्रॉम बॉडी। डिल्यूजन्स, बॉडी पार्ट्स एब्सेंट। forsaken feeling in old people, and restlessness, warm room causes her to move about. हेड ह्यूमन बॉडी के अपर पार्ट को कहते हैं जिसमें ब्रेन मौजूद होता है, जिससे हम बातों को एनालाइज करते हैं और उसके अनुसार फैसले लेते हैं। इसी तरह जब कोई इंसान किसी एक्टिविटी का इंचार्ज होता है तब उसे भी हेड कहा जाता है। बॉडी का मतलब सिर्फ शरीर नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिट है जिसमें सारे पार्ट्स एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं। ओल्ड पीपल का मतलब सिर्फ वो लोग नहीं जिनकी उम्र 70-80 साल से ऊपर है, बल्कि ये टर्म ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए यूज किया जा सकता है जो भले ही अपनी उम्र के अनुसार जवान हो लेकिन उसे किसी कारण बूढ़े होने का एहसास हो रहा हो। वार्म रूम का मतलब है प्यार और अपनेपन के साथ मिलने वाली वो रिस्ट्रिक्शंस जो पेशेंट की बेहतरी के लिए लागू की गई है। दूसरों को अपनी कंप्लेंट्स से टॉर्मेंट करने के कारण सोरायनम पेशेंट के परिवार वाले उससे तंग आ जाते हैं और उसकी मदद करने से भी मना कर देते हैं। ऐसे में पेशेंट को यह लगता है कि क्योंकि परिवार वालों ने उसके फैसले को नहीं माना इसलिए पेशेंट उनसे अलग होने पर मजबूर हो गया। पेशेंट को यह लगता है कि उसके फैमिली मेंबर्स मौजूद ही नहीं है। अब पेशेंट खुद को एक बूढ़ा और कमजोर व्यक्ति समझने लगता है जिसे उसके परिवार वालों ने अकेले मरने के लिए छोड़ दिया है। अपने परिवार से नाराज होने के कारण सोरायनम पेशेंट अपनेपन से भरी बंदिशें यानी वार्म रूम में भी बेचैनी महसूस करने लगता है। पेशेंट अपने फैमिली मेंबर्स के बिहेवियर को रोकना चाहता है, लेकिन जब ये इच सप्रेस कर दी जाती है तब पेशेंट दुखी हो जाता है। थॉट्स वैनिशिंग ऑफ आफ्टर ओवरलिफ्टिंग, concentration difficult while calculating, confusion of mind when calculating, and mistakes making in calculating. ओवरलिफ्टिंग का मतलब है किसी चीज को जरूरत से ज्यादा हायर पोजीशन पर ले जाना। तो अपने बिजनेस को अधिक ऊंचाई पर पहुंचाने के बाद सोरायनम पेशेंट की थिंकिंग पर इतना बुरा असर पड़ता है कि उसके मन में आए विचार अचानक से गायब हो जाते हैं। इतना ही नहीं, पेशेंट के लिए कैलकुलेट करना भी एक मुश्किल काम हो जाता है क्योंकि वो ठीक से फोकस नहीं कर पाता है, चीज़ों को क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है और इसलिए गलतियां करने लगता है। recognize does not his own house and memory lost so that she does not recognize the room after looking out of the window. सोरायनम पेशेंट अब अपने घर और कमरे तक को पहचान नहीं पाता है। इस वजह से भी पेशेंट वार्म रूम में रेस्टलेस हो जाता है। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर देखने का मतलब है किसी का इंतजार करना। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरी याददाश्त को न जाने क्या हो गया है। अपने ही घर में होकर मैं अपने परिवार से पूछ रहा हूं कि ये किसका घर है। अक्सर मैं खिड़की के बाहर देखकर अपनी सेहत के अच्छे होने वाले समय का इंतजार करता हूं और पलटकर देखने पर मैं अपने खुद के कमरे को भी पहचान नहीं पाता हूं। डिल्यूजन्स, ऑब्जेक्ट्स गो राउंड एंड राउंड। राउंड एंड राउंड का मतलब है एक सर्कुलर लूप में घूमते रहना, जिसके कारण इंसान उसी समस्या पर वापस आ जाता है और इसलिए कुछ हासिल नहीं कर पाता है।
एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, मेरी सारी तकलीफ़ें कुछ समय के लिए ठीक होने के बाद फिर से आ जाती हैं और इसलिए मेरी तबीयत घूम फिर कर वैसी ही हो जाती है जैसी दवा लेने से पहले थी। इसी तरह दिमाग में एक बात आ गई तो फिर वही बात घूमती रहती है, लेकिन मैं किसी नतीजे या सल्यूशन पर पहुंच नहीं पाता हूं। क्वारलसम मॉर्निंग एंड एंजाइटी अबाउट सैल्वेशन मॉर्निंग। अब सोराइनम पेशेंट के दिन की शुरुआत झगड़े से होती है या फिर इस चिंता के साथ कि उसे इस बीमारी से मुक्ति यानी छुटकारा कब मिलेगा। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा, डॉक्टर, जब से मेरी खांसी शुरू हुई है, मतलब बीमारी के पहले दिन से ही मैं परेशान रहने लगा हूं कि आखिर मुझे इस रोग से मुक्ति कब मिलेगी। इस खांसी की वजह से मुझे हर्निया हो चुका है, जिसका मैंने ऑपरेशन भी करवाया है। अगर यह खांसी ठीक हो जाती है तो मुमकिन है कि मुझे दोबारा हर्निया ना हो, लेकिन क्या पता भगवान मुझे इस खांसी से छुटकारा दिलाकर उसके कारण होने वाले नुकसान से बचाएगा भी या नहीं, और अगर नहीं तो फिर मेरा क्या होगा। इस वजह से मैं अक्सर सुबह सुबह अपने परिवार वालों से किसी भी बात को लेकर झगड़ने लगा हूं। एंजाइटी राइडिंग डाउनहिल, riding in a carriage averse to, and fear when riding in a carriage। इन तीनों रूब्रिक्स में राइडिंग का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने वाले कैरेज यानी व्यक्ति, वाहन या वस्तु पर डिपेंडेंट रहना। एग्जाम्पल 1, एक डॉक्टर ने कहा, मैं अपने पेशेंट्स की बीमारी के लिए दवा तो दे रहा हूं और ज़रूरत पड़ने पर पोटेंसी और डोजेस भी चेंज करता हूं, लेकिन इसके बावजूद मेरे पेशेंट्स की हेल्थ नीचे जा रही है। इसलिए मुझे चिंता हो रही है कि क्या पता पेशेंट्स मुझसे दवा लेना कंटिन्यू करेंगे या फिर मुझे छोड़कर किसी दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएंगे। अब ये तो रब ही जाने। यहाँ डॉक्टर और ऑब्वियसली उसके पेशेंट्स मेडिसिन पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन इसके बावजूद पेशेंट्स की सेहत डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए ये डॉक्टर चिंतित है। तो ये रूब्रिक है एंजाइटी राइडिंग डाउनहिल। एग्जाम्पल 2, पेशेंट बोला, डॉक्टर, जब भी अस्थमा के कारण मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है तब मुझे इन्हेलर लेना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना मुझे आराम मिलता ही नहीं। लेकिन मैं इस इन्हेलर पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं रहना चाहता हूं। यहां पेशेंट ने बताया कि उसे डिजीज स्टेट से हेल्थ तक पहुंचाने यानी कैरी करने के लिए इन्हेलर की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो इस इन्हेलर मतलब कैरेज पर राइड यानी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है। इसलिए ये रूब्रिक है राइडिंग इन अ कैरेज एवर्स टू। एग्जाम्पल 3, पेशेंट बोला, डॉक्टर, जब भी मुझे एसिडिटी की तकलीफ होती है तब मैं डर जाता हूं कि अब मुझे एंटासिड लेना पड़ेगा। हालांकि वो दवा लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि मैं दवा के बिना अपनी बीमारी को बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर सकता और इसलिए मुझे उस पर निर्भर रहना पड़ता है। यहां पेशेंट को एंटासिड पर डिपेंडेंट रहना डरा देता है और इसलिए यह रूब्रिक है फियर व्हेन राइडिंग इन अ कैरेज। फर रैप्स अप इन समर। यह रूब्रिक एक थर्मल मोडालिटी वाला सिम्टम होने के बावजूद माइंड चैप्टर में दिया गया है, इसलिए इसका मेटाफोरिकल मीनिंग समझना जरूरी है। फर, फॉक्स, वुल्फ, सील जैसे जानवरों की खाल और बाल से बने कपड़ों को फर कहा जाता है। यह मटेरियल गर्म, थिक और मुलायम होता है। रैप, इस शब्द का मतलब है पूरी तरह से कवर कर लेना। जब हम गिफ्ट रैप करते हैं तब हम पेपर को तोहफे पर लपेट लेते हैं ताकि गिफ्ट पूरी तरह से कवर हो जाए। समर, इस शब्द के दो मीनिंग्स हैं। पहला, गर्मी का मौसम जो एक साल में कुछ महीनों तक रहता है और इस समय अक्सर हीट अनबेरेबल होती है। और दूसरा, किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे अच्छा, खूबसूरत या मनमोहक समय। तो इस रूब्रिक के अनुसार जहां लोग गर्मी के मौसम की बजाय ठंडी में जाड़े कपड़े पहनते हैं, वहीं सोराइनम पेशेंट प्लेजेंट और अनप्लेजेंट टेम्परेचर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है।
इसलिए पेशेंट अपने जीवन के सबसे अच्छे समय या फिर असहनीय गर्मी के मौसम में भी खुद को हर तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत गर्म कपड़े पहनता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, दवा से मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया है और 2D एको के रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हो गए हैं। इसलिए अब 3 महीने के बाद मेरे डॉक्टर ने कहा है कि अब मुझे इस मेडिसिन को दिन में 2 बार लेने की बजाय सिर्फ 1 बार लेना है। दवा एक टाइम लेने पर मुझे अच्छा भी लग रहा था, लेकिन इसके बावजूद मैंने फिर से दिन में 2 टाइम ये दवा लेना शुरू कर दिया है। तबीयत ठीक हो रही है, लेकिन न जाने क्यों मुझे यही लगता है कि खुद को अच्छा रखने के लिए मुझे ये दवा पहले की तरह अब भी 2 टाइम ही लेना चाहिए। यहाँ पेशेंट का ब्लड प्रेशर और रिपोर्ट्स नॉर्मल होने से वो अच्छा महसूस कर रहा है और ये स्टेट दवा दिन में 1 बार लेने पर भी बरकरार है, यानी ये टाइम पेशेंट के लिए समर की तरह है। इसके बावजूद पेशेंट एंटी हाइपरटेंसिव को दिन में 1 बार लेने की बजाय 2 बार ले रहा है। मतलब जहां दूसरे पेशेंट्स डॉक्टर की बात मानकर दवा 1 टाइम लेना शुरू कर देते क्योंकि अब शरीर को उतनी दवा की ज़रूरत नहीं है, वहीं यह पेशेंट समर के मौसम में भी दवा को पहले की तरह 2 बार ले रहा है, जबकि ऐसा करने की उसे कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये रूब्रिक बेड डिजायर्स टू रिमेन इन नहीं, बल्कि फॉर रैप्स अप इन समर है। Delusions, sun pushed her down and she had to rest in shade in order to walk on. सोराइनम पेशेंट को यह गलतफहमी होती है कि बीमारी या किसी बहुत पावरफुल एंटिटी ने उसे अच्छी कंडीशन से बुरी हालत की तरफ इतनी जोर से धक्का दिया है कि अब अपने आप को बचाने के लिए पेशेंट को उस नुकसानदायक सिचुएशन से दूर जाकर आराम करना पड़ रहा है। पेशेंट को यह लगता है कि ऐसा करने पर ही उसकी लाइफ चलती रहेगी। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैंने अपना लैपटॉप बेचने का बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन मार्केट में लैपटॉप्स का सबसे बड़ा सप्लायर ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो आदमी एकदम टॉप पोजीशन पर था और उसके लेवल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। इसके बावजूद उसने मेरे बिजनेस को इस हद तक नुकसान पहुंचाया कि मुझे टेम्पररीली लैपटॉप बेचना बंद करना पड़ा और सरवाइव करने के लिए मामूली स्टेशनरी की दुकान में इन्वेस्ट करना पड़ा। अब मैं कुछ वक्त के लिए यही दुकान चलाने पर मजबूर हूं। यहां मार्केट में टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई करने वाला व्यक्ति सूरज के समान है, क्योंकि वो पावरफुल है और उसके लेवल की कामयाबी पाना ज्यादातर लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। इसके बावजूद उस सूर्य ने सोराइनम पेशेंट के बिजनेस को नीचे धक्का दिया, यानी डाउन जाने की तरफ पुश किया। अब पेशेंट को उस सूरज की रोशनी से दूर यानी शेड या छांव में जाकर दूसरा लेकिन लोअर प्रॉफिट वाला बिजनेस स्टार्ट करना पड़ा, सिर्फ इसलिए ताकि पेशेंट की कमाई होती रहे। यहाँ रेस्ट इन शेड का मतलब है धूप यानी अनप्लेजेंट गर्मी वाली सनलाइट से दूर किसी प्रोटेक्टेड प्लेस पर जाकर कुछ समय के लिए अपने रेगुलर काम से ब्रेक लेना और आराम करना। डिल्यूजन्स, एवरीथिंग विल फेल, irritability, causeless, and suicidal disposition thoughts. सोराइनम पेशेंट इतना होपलेस हो जाता है कि उसे गलतफहमी होने लगती है कि जो भी काम वो कर रहा है उसमें उसे सिर्फ असफलता ही मिलने वाली है। इसके अलावा पेशेंट बिना वजह भी चिड़चिड़ा हो जाता है और उसके मन में सिर्फ आत्महत्या करने के विचार आते हैं। डेथ कन्विक्शन ऑफ आफ्टर फीवर एपिस्टेक्सिस अमिलोरेट्स। एपिस्टेक्सिस या नोज ब्लीड, मेडिकली इस टर्म का मतलब है नाक से खून निकलना, लेकिन मेटाफोरिकली नाक रिस्पेक्ट या ईगो का प्रतीक होता है। जैसे ऊंची नाक वाले का मतलब है आत्मसम्मान या फिर अहंकार वाला इंसान। ब्लीड या खून जाने का मेटाफोरिकल मीनिंग है जिनसे व्यक्ति का खून का रिश्ता है, यानी पेरेंट्स, सिबलिंग्स, चिल्ड्रन और रिलेटिव्स, उन्हें जाने देना। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, मुझे टाइफाइड हुआ था और उसके बाद से मुझे तो यही लगता था कि मौत ही मेरी सारी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। उस वक्त मैं खुद को बूढ़ा और कमज़ोर महसूस करने लगा था और ऐसे में मेरे अपने मेरी मदद भी नहीं करना चाहते थे। उल्टा मेरे लिए कोई भी काम करने को वो लोग एहसान समझकर मुझे एटीट्यूड दिखाने लगे। इसलिए जिन लोगों से मेरा खून का रिश्ता था, जैसे मेरा बेटा और मेरा भाई,
उन्हें मैंने कह दिया कि अगर तुम लोग मुझे अकेला छोड़कर जाना चाहते हो तो जाओ। अब तुम लोग मेरे अपने नहीं रहे और इसलिए मैं खुद तुम जैसे अकड़ू लोगों को अपनी लाइफ से निकाल रहा हूं। यह सुनकर वो लोग भी घर छोड़कर चले गए। जब से मैंने ये सब कहा है और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है, तब से मेरे मन में मौत को लेकर ये नेगेटिव थॉट्स काफ़ी कम हो गए हैं। अब मुझे ये भी लगने लगा है कि मौत के बारे में सोचने की बजाय अपनी लाइफ कैसे एंजॉय करूं, इस बात पर मुझे फोकस करना चाहिए। यहाँ पेशेंट ने बताया कि फीवर के बाद से वो खुद को एक बूढ़ा इंसान महसूस करने लगा था। उस वक्त उसके परिवार वाले उसकी मदद भी नहीं करना चाहते थे। यानी ये रूब्रिक है फॉरसेकन फीलिंग इन ओल्ड पीपल। अपने ब्लड रिलेशंस के इस एरोगेंट बिहेवियर से तंग आकर पेशेंट ने उन्हें अपनी लाइफ से निकाल दिया। यानी मेटाफोरिकली पेशेंट ने नाक से खून रिलीज कर दिया और ऐसा करने पर पेशेंट को अच्छा महसूस होने लगा। इसलिए यह रूब्रिक है डेथ कन्विक्शन ऑफ आफ्टर फीवर, टाइफॉइड, बेटर फ्रॉम नोज ब्लीड और एपिस्टेक्सिस। तो मुझे उम्मीद है कि इन माइंड रूब्रिक्स के जरिए आपको सल्फर और सोराइनम के कॉमन और अनकॉमन बिहेवियर्स समझ आए हैं। याद रहे, इन दोनों मेडिसिन में बहुत सारे माइंड रूब्रिक्स हैं, लेकिन मैंने इनके PQRS सिम्टम्स से ही इन्हें डिफ्रेंशिएट किया है। इसी तरह आप मेरे डिफरेंशियल मटीरिया मेडिका वाले दूसरे वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा तारे ज़मीं पर फिल्म के कैरेक्टर ईशान अवस्थी पर बनाए गए मेरे सल्फर वीडियो को ज़रूर रेफर करें। इन सभी वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।